हेलो दोस्तों, अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में थोड़ा सा बात करेंगे, जिसमें हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि इस सल्तनत काल का पीरियड क्या था, इसकी शासन अवधि क्या थी, इसमें कौन कौन से राजवंश शामिल थे और साथ ही इससे जुड़े हुए कुछ और पहलुओं को हम बताने का प्रयास करेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको जनरल कंपटीशन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में सहजता हो जाए। इसी प्रयास के साथ हम इस वीडियो को बना रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखें। दिल्ली सल्तनत, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के बाद उसके एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और पूरा दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 मतलब कि पानीपत की पहली लड़ाई और मुगल साम्राज्य के स्थापना तक चला। तो दिल्ली सल्तनत का इतिहास पूरे 320 वर्षों का है। इस 320 वर्ष में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें पहला राजवंश को दास वंश या गुलाम वंश या मामलुक वंश या इलवारी तुर्क वंश कहा जाता है, जिनका की शासनकाल 1206 से लेकर के 1290 तक रहा। मतलब कि इस प्रथम राजवंश ने कुल मिलाकर के 84 वर्षों तक शासन किया था। यहां पर यह भी जान लें कि दास वंश, गुलाम वंश, मामलुक वंश और इलवारी तुर्क, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के इस प्रथम राजवंश को क्या नाम देना सबसे उपयुक्त होगा। तो यहां हम सिर्फ आपको यह बताना चाह रहे हैं कि इसको इलवारी तुर्क कहना सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, इसके कारण पर हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल आप ये जानें और ये भी जानें कि प्रथम राजवंश में 3 वंशों ने शासन किया था। कुतुबी वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित थे, उसके बाद शमसी वंश जो कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश से संबंधित थे, और तीसरा बलबनी वंश जो कि बलबन से संबंधित थे। साथ ही आप ये भी जान लें कि इस प्रथम राजवंश के अंतर्गत कुल 9 शासकों ने काम किया था या शासन किया था, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ही ऐसा शासक था जो कि सत्ता संभालते समय दास या गुलाम की स्थिति में था, लेकिन सत्ता संभालने के 1206 में उसने सत्ता संभाली थी, 1208 में उसको भी दासत्व से मुक्त कर दिया गया था। बाकी सत्ता पर बैठने से पहले किसी ने भी मतलब दासता की स्थिति में सत्ता नहीं संभाली। ठीक है, यद्यपि इन 9 शासकों में से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ही पहले किसी के गुलाम थे, बाकी दासत्व से पहले से ही मुक्त थे। इस प्रथम राजवंश के अंतर्गत कुछ जो महत्वपूर्ण शासक है उनके विषय में अगर हम लोग देखें तो इसमें जो हम लोग को देखना चाहिए वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में आपको यही बता दें कि आमतौर पर दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति या शासक था वो था महमूद गजनवी। लेकिन दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि इसने मलिक और सिपहसालार की उपाधि धारण करके शासन किया था। तो ऐबक के विषय में यह बात अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। खिलजी वंश के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि इसने वास्तव में सत्ता दिल्ली में संभाली थी, क्योंकि ऐबक ने लाहौर में सत्ता संभाली थी। साथ ही इल्तुतमिश ही वह पहला व्यक्ति था, पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जिसने की प्रशासनिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम किया था। इल्तुतमिश ने वंशानुगत शासन की व्यवस्था प्रारंभ की थी और अपने कई पुत्रों के रहने के बावजूद उसने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था।
यद्यपि इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज को तुर्क अमीरों ने सत्ता पर बिठाने का काम किया था, लेकिन वंशानुगत शासन की शुरुआत करने का प्रयास रजिया ने निश्चित तौर पर किया। रजिया के बाद जो अगला शासक बनता है वो है बहराम शाह। बहराम शाह के समय का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि इसी समय नायब का पद जो था वो सृजित किया गया। नायब मोटे तौर पर आप ये भी समझें कि ये सुल्तान के पद के बराबर था और इस पद के माध्यम से जो तुर्क अमीर थे वो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते थे। तो नायब का पद बहराम शाह के समय में सृजित हुआ और इस पद पर सबसे पहले इख्तियारुद्दीन ऐतगिन को बैठाया गया, या ये नायब का पद सबसे पहले इख्तियारुद्दीन ऐतगिन को दिया गया। ये ऐतगिन वही व्यक्ति है जो कि रजिया विरोधी गुट का प्रमुख नेता था। तो ये सबसे पहले नायब बना और नायब पद का शुरुआत हुआ बहराम शाह के समय में। इसके बाद इस राजवंश में बलबन के विषय में भी आपको अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। अभी हम यहां बहुत डिटेल तो नहीं बताएंगे, लेकिन यहां बलबन के विषय में कुछ बातें, जैसे बलबन की जो उपाधि थी वो थी नियाबते खुदाई और जिल्ले अल्लाह। मतलब ये कि ये सत्ता को दैवीय सिद्धांत के आधार पर मान्यता देता था और यह बताना चाहता था कि ईश्वर की इच्छा से ही उसने सत्ता संभाली है। तो नियाबते खुदाई और जिल्ले अल्लाह बलबन का महत्वपूर्ण उपाधि है। तो पहले राजवंश के विषय में फिलहाल हम अभी आपको इतना ही बताना चाह रहे हैं। दूसरा जो राजवंश है वो है खिलजी वंश, जिनका कि शासन काल है 1290 से लेकर के 1320 तक। और अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन खिलजियों ने ही किया। सबसे कम समय तक शासन खिलजियों ने ही किया। इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शासक इसका अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हम आपको यह बताएं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 4 सेनापति नियुक्त किया था और उनको पैगंबर साहब के खलीफा के समान दर्जा देता था। ये जो 4 उसके सेनापति थे उनका नाम था, उपाधियों के साथ हम बता रहे हैं, अलफ खान, उलुग खान, नुसरत खान और जफर खान। ये 4 उसके प्रमुख सेनापति थे, जिनके बदौलत अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए धर्म या दीन की शुरुआत करने की कल्पना की और इनके माध्यम से वो विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखने लगा। लेकिन उसके इस मंसूबे को रोकने का काम किया बरनी के चाचा और दिल्ली के काजी अलाउल मुल्क ने। तो अलाउल मुल्क के कहने पर उसने अपने ये 2 महत्वाकांक्षा, एक नए धर्म को शुरू करने का और सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने का जो उसने ख्वाब देखा था, जो महत्वाकांक्षा पाल रखा था, उसको उसने त्याग दिया। लेकिन उसने अपने सिक्कों पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी अंकित करवाया। सिकंदर ए सानी, इसका मतलब द्वितीय सिकंदर होता है। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और यहां जफर खान के विषय में हम आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो एक के बाद एक क्रम से 6 सबसे खतरनाक मंगोल आक्रमण हुए, उनमें से प्रथम 3 मंगोल आक्रमणों को रोकने में जफर खां की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। और जफर खां इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली था कि कहा जाता है कि मंगोलों के घोड़े जब पानी नहीं पीते थे तो मंगोल ये कहते थे कि लगता है इसने जफर खां को देख लिया है। मतलब जफर खां को देखने के कारण घोड़े के हलक से पानी भी नहीं उतरता था। तो खैर, अलाउद्दीन खिलजी की सफलता में इन 4 सेनापतियों का बहुत बड़ा योगदान था। और साथ ही साथ आप ये भी जान ले कि
दक्षिण विजय जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया उसमें मल्लिक काफूर या हजार दिनारी दास या जिनका वास्तविक नाम था लक्ष्मण दास, उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, खिलजी वंश में ही एक और व्यक्ति का नाम यहां पर लेना बेहतर होगा, शिहाबुद्दीन उमर। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मात्र 6 वर्ष की आयु में इसको सत्ता पर बिठाया गया था और मल्लिक काफूर इसका संरक्षक था। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला शिहाबुद्दीन उमर पहला अल्पवयस्क और हिंदू माता से उत्पन्न पहला सुल्तान था। हिंदू माता से उत्पन्न पहला सुल्तान। इतनी बातें आप अलाउद्दीन खिलजी में फिलहाल याद कर लें। तो सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासन था। अब आते हम लोग तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर के 1414 है, मतलब कि 94 इयर्स। और दिल्ली सल्तनत में ये सबसे अधिक समय तक शासन करते हैं। इसको हम प्लस में दिखा रहे हैं, इसको या माइनस में, मतलब सबसे कम, और ये सबसे ज्यादा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जिसने की उपाधि धारण की थी गाजी। तो दिल्ली के सुल्तानों में गाजी की उपाधि धारण करने वाला यह पहला व्यक्ति था। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मल्लिक के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके विषय में कहा जाता है कि मध्यकाल में इससे अधिक विद्वान कोई और सुल्तान नहीं हुआ। ठीक है, और इसकी लेखन शैली इतनी बेहतरीन थी कि इसे अपने समय का अरस्तु भी कहा जाता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, विरोधाभासी, रक्त पिपासु जैसे अन्य कई नामों से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इसके शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं सनक भी था। यहां पर एक बात हम और बताना चाहेंगे फिरोज शाह तुगलक के विषय में बताने से पहले, कि मोहम्मद बिन तुगलक और खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, ये दो ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने राजनीति में धर्म को अलग रखा और उलेमा वर्ग को प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का मौका नहीं दिया या उनको राजनीति से दूर रखने का प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक कमजोर शासक था, मोटे तौर पर हम आपको यही बताना चाहेंगे, और ये युद्ध से बचने का काम करता था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान जब विद्रोहों की शुरुआत हुई, एक के बाद एक कई सारे विद्रोह हुए, और विद्रोहों के पश्चात कई सारे राज्य जो थे वो स्वतंत्र हो गए, जिसमें से दो का नाम यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो स्वतंत्र हुए उसको भी जान लेना चाहिए। पहला तो ये कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई हरिहर और बुक्का के द्वारा, और साथ ही साथ 1347 में हसन गंगू, अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर दक्षिण में स्वतंत्र होने वाला या स्थापित होने वाला पहला महत्वपूर्ण हिंदू रियासत था, और बहमनी साम्राज्य पहला महत्वपूर्ण मुस्लिम रियासत था। और इन दोनों के बीच में लगातार संघर्ष होता है, और संघर्ष का कारण था रायचूर दोआब। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने की खुम्स को, जो बातें इंपॉर्टेंट हैं फिलहाल वही बता रहे हैं आपको, खुम्स का मतलब होता था लूट का माल या गड़ा हुआ धन। खुम्स को शरीयत के अकॉर्डिंगली ही वसूलने का काम किया। ठीक है, 4/5 भाग उसने सैनिकों में बांटा और 1/5 भाग राज्य के लिए रखा। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इन लोगों ने शरीयत के विपरीत 4/5 भाग राज्य के लिए रखा और 1/5 भाग वो अपने सैनिकों में बांटते थे। तो तुगलक वंश। अब हम लोग आते हैं सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक
खिज्र खां। शासनकाल है इनका 1414 से लेकर के 1451, 37 साल। बहुत ज्यादा दिल्ली सल्तनत में इनका मतलब सैयद वंश का महत्व तो नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ऐतिहासिक रूप से इनका महत्व तो नहीं है। लेकिन खिज्र खां के विषय में एक बात आप अवश्य जान लें कि खिज्र खां कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा ऐसा शासक था जिसने की सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि खिज्र खां ने रैयत ए आला और मसनद ए आला की उपाधि धारण की। वैसे ही जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपहसालार की उपाधि धारण कर शासन किया, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसी तरीके से इसने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो ये दो ऐसे शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां। उनकी उपाधियां सामने हैं, जिस उपाधि से इन लोगों ने सत्ता संभाला। मलिक और सिपहसालार ऐबक का, रैयत ए आला और मसनद ए आला खिज्र खां का। अब आते हैं हम लोग लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। और इसका सबसे बड़ा जो उपलब्धि था वो था जौनपुर को जीतना। राजनीतिक तौर पर बहलोल लोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है जौनपुर पर जीत दर्ज करना। ठीक है, ये चीजें। और इस वंश का आखिरी शासक जो है वो इब्राहिम लोदी है। बीच में एक सिकंदर लोदी है जो अत्यंत ही कट्टर थे, सिकंदर लोदी। और इधर फिरोज शाह तुगलक, हम बताते हैं इसको। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था जिसने पानीपत के युद्ध में 1526 में 21 अप्रैल को मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी और अंततोगत्वा बाबर की सेना से हार गया। इब्राहिम लोदी के हार के साथ ही न सिर्फ लोदी वंश का अंत हुआ, बल्कि 320 वर्षों के दिल्ली सल्तनत का इतिहास भी खत्म हुआ। खैर, हम यहां आपको यह बता रहे थे कि लोदी वंश के अंतर्गत सिकंदर लोदी अत्यंत ही कट्टर था। यद्यपि वह हिंदू माता से उत्पन्न सुल्तान था, लेकिन अत्यंत ही धार्मिक रूप से असहिष्णु या कट्टर था। और इसी तरह का धार्मिक कट्टरपन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भी नजर आता है। तो मोटे तौर पर ये बातें, कुछ और बातें जो इस वक्त मेरे जेहन में आ रहा है मैं आपको बता दूं। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले सभी शासकों या सुल्तानों ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दिया। सभी सुल्तानों या शासकों ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दिया। यद्यपि मैंने जैसा कभी बताया था आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक और उनसे पहले अलाउद्दीन खिलजी, ये शासन में उलेमा वर्ग का या धर्म और राजनीति को अलग रखने का प्रयास करते थे और उलेमा को महत्व नहीं देते थे। ठीक है, लेकिन ये लोग भी खलीफा की सत्ता को मानता अवश्य देते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक को तो 2 बार शासन का प्रमाण पत्र खलीफा से हासिल करना पड़ा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344 और 1346 में 2 बार खलीफा से शासन का प्रमाण पत्र हासिल किया था। तो एक मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा फिरोज शाह तुगलक, इसने भी 2 बार खलीफा से सत्ता का प्रमाण पत्र हासिल किया था। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा इल्तुतमिश गुलाम वंश का यह पहला व्यक्ति था जिसने कि खलीफा से शासन का प्रमाण पत्र हासिल किया था। हम इस बात को अब सीक्वेंस में सुना दे कि खलीफा से शासन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले 3 सुल्तान थे या 3 शासक थे, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, जिसमें से मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने 2-2 बार यह सम्मान शासन का प्राप्त किया था या प्रमाण पत्र हासिल करने का काम किया था। तो सब लोगों ने
खलीफा को निश्चित तौर पर मान्यता दी, यद्यपि एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति और धर्म को अलग रखा था। यहां एक बात और बता दें कि खिलजी वंश का एक शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसने ये एकमात्र सल्तनत काल का शासक है जिसने खलीफा की सत्ता को मान्यता नहीं दी। यहां पर यह भी जान लेना बेहतर होगा कि खलीफा का वास्तव में दिल्ली सल्तनत के शासन में किसी प्रकार का कोई भूमिका होता नहीं था, लेकिन चूंकि ये मुसलमानों के धार्मिक गुरु होते थे, इसीलिए दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, जिसका उद्देश्य होता था जन समर्थन को हासिल करना। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता नहीं दी और खुद को ही खलीफा घोषित करते हुए इसने अल वासिफ विल्ला की उपाधि धारण की थी। तो कुछ यूनिक बात यहां पर आपको हम बताने का काम किए। इसके अलावा एक बात और बता करके हम अपनी बात को खत्म करते हैं इस वीडियो में। समय आने पर इस पूरे दिल्ली सल्तनत को हम लोग डिटेल से देखेंगे। अब ये जो प्रथम राजवंश है, ये प्रथम चार राजवंश ये तुर्क है, ठीक है, ये तुर्क जाति के हैं। जबकि पांचवा राजवंश जो कि लोदी वंश है, ये अफगान जाति के हैं, ये अफगान जाति के हैं और इनका संबंध शाहू खैर से माना जाता है। तो प्रथम अफगान वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। बाद में आपको पता होगा कि द्वितीय अफगान राजवंश का संस्थापक शेर शाह बना था। तो प्रथम चार राजवंश तुर्क जाति के और पांचवा लोदी ये अफगान थे। यहां पर एक बात और जान ले कि तुगलकों का संबंध करौना तुर्क से था। इनका जैसे बताया कि इलवारी तुर्क, इनका करौना तुर्क, ठीक है। सैयद बंसी जो थे ये अपने आप को पैगंबर साहब का वंशज मानते थे। तो दिल्ली सल्तनत का 320 वर्षों का इतिहास हम मोटे तौर पर उसके विषय में आपको बताने का काम किए, लेकिन जो बातें इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, यहां से आप अक्सर देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज से संबंधित परीक्षा हो या फिर जनरल कंपटीशन से जुड़ा हुआ एग्जाम हो, परीक्षा हो, वहां पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग जो राजवंश है या दिल्ली सल्तनत है, इसके विषय में डिटेल से हम लोग आने वाले दिनों में किसी और वीडियो के माध्यम से देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको कुछ सामान्य सी जानकारी उपलब्ध कराई है, लेकिन ये जानकारियां निश्चित तौर पे अत्यंत ही उपयोगी हैं, आपके निश्चित तौर पर काम आएंगे। धन्यवाद, आप देखते रहिए। आगे कुछ और वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।